हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय। और दोस्तों, ये है आपकी पवन सीरीज जिसमें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, इस बुक में आपके प्रश्न की नंबरिंग नहीं की गई है, तो मैंने नंबरिंग कर दी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, इसमें जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप बड़े ही ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिएगा और समझने की कोशिश भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, भड़ोच तथा ताम्रलिप्ति इस युग के प्रमुख बंदरगाह थे। तो गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह में आपको ये दो नाम याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के स्रोत कौन कौन से हैं? दोस्तों, यहाँ पर जल के स्रोत पूछा गया है। तो वर्षा, भूतल, प्रवाह, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम इत्यादि जल के स्रोत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जलप्रपात क्या है? स्पष्ट कीजिए। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। यदि गिरने वाला पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात भी कहते हैं। यदि गिरने वाले पानी की धारा पतली होती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ों की चट्टानों से जो नदी या नाले का जो जल होता है वो गिरता है। अगर वो पतली धारा के रूप में गिर रहा है तो वो जलप्रपात है। अगर वो मोटी और काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है, मोटी धारा है, तो वो क्या कहा जाएगा? महाजलप्रपात कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों ही क्लियर हो रहा है कि जलप्रपात क्या है, या क्वेश्चन आ जाता है कि महाजलप्रपात क्या है। तो दोनों का आंसर इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिगत जल का क्या महत्व है? दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे भूमिगत जल है यानी कि ग्राउंड वाटर। भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर, यहाँ पे देखेंगे या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कड़ों के बीच अंतकाश या रंध्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। और ये चट्टानों के कड़ों के बीच में मौजूद होता है जल के रूप में। और भूमिगत जो जल होता है वो मीठे पानी के स्रोत के रूप में भी प्राकृतिक संसाधन होता है, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है वो हमारे संसाधन के रूप में हम यूज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छत्रक शिला क्या है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, छत्रक शिला सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अत्यधिक होता है और इस प्रक्रिया में पवन चट्टान के निचले भाग को घिस देती है, परंतु उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है और छतरी के आकार की भांति खड़ा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? छत्रक शिला कहते हैं। दोस्तों, समझ में आ गया कि जहाँ पे ऊंचे ऊंचे चट्टानें हैं और बहुत तीव्र गति से हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं चट्टानों के पास से जब गुजरती हैं तो नीचे की सतह को काट देती हैं, और काटने की वजह से जो ऊपरी भाग है वो छातानुमा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? छत्रक शिला कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ हम देखेंगे, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई रुकावट आती है तब पवन
का वेग कम हो जाता है, जिसे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि जो डिजर्ट एरिया है, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर जब हवाएं चलती हैं तो हवाओं के मार्ग में जो भी चीज़ें रुकावट के रूप में होती हैं, जिसकी वजह से हवाओं का जो गति होता है वो कम हो जाता है। जो भी चीज़ें रुकावट के रूप में आती हैं तो हवाओं की गति कम हो जाती है, जिससे जो पवन के साथ उड़ने वाले जो भी पदार्थ होते हैं यानी कि हवाओं के साथ जो भी चीज़ें उड़कर आती हैं तो वो बालू के साथ धीरे धीरे जमकर एक टीले का निर्माण करती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। ये मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं, यानी कि जहाँ पर रेगिस्तान है और जहाँ पे कहीं रेगिस्तान है, कहीं पे धरातलीय मैदान देखने को मिलेंगे, ऐसे क्षेत्रों में ये बालू के स्तूप यानी कि टीला होता है देखने को मिलता है। इसका आकार जो होता है वो गोल होता है, नवचंद्राकार और अनुवृत्ताकार भी होता है। नवचंद्राकार यानी कि चापाकार बालू का स्तूप को हम और किस नाम से जानते हैं, बरखान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आपसे बालू का स्तूप पूछे तब भी आपको ध्यान रखना है, और अगर बालू का स्तूप ना दे करके बरखान कहे तब भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपने बस सिंपल सा दिमाग में ये सेट कर लेना है कि हवाएं जब आती हैं तो वो रेगिस्तान में जो हवाएं चलती हैं तो जो भी कण अपने साथ बहा के लाती हैं वो धीरे धीरे करके, बहाने का मतलब यहाँ पे हवा के साथ उड़ा के, तो हवा के साथ जो भी चीज़ें उड़ा के ला रही हैं वो धीरे धीरे करके एक स्तूप का निर्माण करते हैं, एक टीले का निर्माण करते हैं। और वो टीला किस तरह का होता है, वो उसका आकार जो होता है वो गोल होता है, क्योंकि अब देखिए जो रेगिस्तान है वहाँ पे पेड़ पौधे तो आपको दिखेंगे नहीं, हवाएं चारों तरफ से अगर बहेंगी कभी इधर से कभी उधर से, तो वो जहाँ पे कोई भी चीज़ें आके टिक रही हैं तो चारों तरफ से क्या कर रही हैं, उसको गोल आकार दे रही हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वायु क्या है, वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए वायु पंच महाभूतों में एक है, पंच महाभूतों में एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे जारक, प्रांगर, द्विजारेय, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारी ओजोन परत है उस पर जो अगर वायु गर्म होगी तो ओजोन परत में भी धीरे धीरे क्षीणता आएगी और उसकी वजह से तमाम तरह की स्किन प्रॉब्लम होंगी और बीमारियां भी होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। दोस्तों ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो दोस्तों मौर्य से आप याद रखिएगा, मौर्य और अथवा इसको क्या कहते हैं, मौर्य वंश, तो के क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप इसको एक यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे कि यहाँ पे आप पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख लीजिए, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार था वो पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, हिंदकुश पर्वत कहाँ है, पश्चिम में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिंद, और उसके बाद पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपके बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे सही से लिखाता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेन तो होता नहीं है, तो बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में हिमालय, आपको पता ही उत्तर में हिमालय है, और दक्षिण में मैसूर, मैसूर दक्षिण में, दक्षिण का पठार मैसूर आपको पता ही है। तो इस तरह से आप एक फिगर जब बना लेंगे ना तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा, ऐसे आप रटेंगे तो भूल जाएगा। पश्चिम में हिंदकुश पर्वत और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मैसूर,
ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के विषय में जानने का जो मुख्य स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब किसी के भी साम्राज्य के या शासक के विषय में जानने के लिए हमें उस समय के जो भी धार्मिक ग्रंथ या जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो धार्मिक हो या फिर जो उस समय के समकालीन कवि रहे होंगे, उनकी अपनी जो भी लेखनी है उससे ही हम जान पाते हैं कि उस समय के शासक या शासन की जो भी व्यवस्थाएं थी वो किस तरह की थी। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त थे उनके समय में जो अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य के द्वारा, और मेगस्थनीज की इंडिका जो ग्रंथ है इसको जो लिखा गया, इसी से ही चंद्रगुप्त के विषय में पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। तो चंद्रगुप्त ने 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा ही गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया। तो 316 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। और यहीं पे हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 345 ईसा पूर्व। तो चूंकि जो ईसा पूर्व होता है वो धीरे धीरे घटते क्रम में जाता है, तो 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और 316 ईसा पूर्व में संपूर्ण पंजाब पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, यानी कि अधिकार कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि चूंकि 325 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया। सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। मेगस्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो दोस्तों वो था पाटलिपुत्र। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल की सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो सेना का संगठन करने वाला जो मंडल था उनकी सदस्यों की जो संख्या थी वो 30 थी, यानी 30 सदस्य थे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। तो नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महापात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। तो दोस्तों यहाँ याद रखना है कि जो नगरों के न्यायाधीश थे वो व्यवहारिक महापात्र और जनपदों के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तो यहाँ नगर व्यवहारिक महापात्र, आपको इस तरह से याद रखना है कि नगर व्यवहारिक महापात्र, जनपद राजुक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को कहा जाता था। तो अग्रम कहा जाता था। अग्रम जो भूमि का कर एकत्रित करते थे उनको क्या कहा जाता था, उस अधिकारी को क्या कहा जाता था, अग्रम। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मौर्य प्रशासन में तीर्थ क्या था। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तीर्थ जान के हम ये तीर्थ ना समझ लें कि जो धार्मिक यात्रा से संबंधित है वो तीर्थ नहीं, बल्कि यहाँ पे जो तीर्थ का मतलब है वो शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में यहाँ पे बांटा गया था। विभक्त का मतलब होता है बांटा गया था, उन्हीं को हम क्या कहते थे, तीर्थ कहते थे। उस समय उन्हीं को क्या कहा जाता था, मौर्य शासन में तीर्थ कहा जाता था। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था जिन्हें तीर्थ कहते थे। दोस्तों यहाँ पर हम देखें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिंदुसार को किस और उपनाम से जाना जाता था। तो अमित्र, यानी कि शत्रुओं का संहारक। बिंदुसार
का जो उपनाम था वो था अमित्र, यानी कि शत्रुओं का संहारक। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक का धम्म किस सिद्धांत का अनुमोदन करता था? तो अशोक का जो धम्म था वो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का अनुमोदन करता था। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब जो पृथ्वी पे जो सभी लोग हैं वो भाई भाई हैं, यानी कि भाईचारे का व्यवहार रखना सबसे। तो इस तरह का जो अशोक का धम्म था वो इस सिद्धांत का अनुमोदन करता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? दोस्तों यहाँ पे वर्ण का मतलब होता है 4 वर्ण होते हैं, तो समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे समाज की, आपको पता ना, समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी वो 4 तरह की थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते थे। और जिन लोगों ने भी अगर ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी पढ़ा होगा उनको पता होगा बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रश्न है यहाँ पे, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो था तक्षशिला। तक्षशिला। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अशोक के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी ना होना ही मौर्य काल के पतन का प्रमुख कारण बना। तो दोस्तों ऐसा आपने देखा ही है, किसी भी काल में या फिर किसी भी शासन व्यवस्था में अगर उत्तराधिकारी जो है वो योग्य नहीं है तो फिर उसका जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाता है और नए शासन सत्ता का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? तो जन्म मरण का हिसाब रखना ये जनगणना समिति का कार्य था। किसके शासनकाल में? मौर्य शासनकाल में, यानी कि उस समय भी जनगणना होती थी और वो जनगणना समिति जो होती थी वो जन्म मरण दोनों का ही हिसाब रखती थी, कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोग की मृत्यु हुई है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो दोस्तों आपको पता है कि उस जमाने में जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, वो जब भी कोई युद्ध जीतते थे या फिर किसी भी बड़े उपलब्धि पे वो किसी न किसी उपनाम को धारण करते थे। तो यहाँ पर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ये याद रखिएगा, महाराजा धीराज उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 1319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। गुप्त संवत 1319 से 1320 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया। अब यहाँ पे देखिए महाकवि हरिसेन कौन थे? महाकवि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। महाकवि हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। क्वेश्चन नंबर 28 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेनानायक था, इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। तो दोस्तों जिस तरह से नेपोलियन विश्व विजेता और उसके अंदर जो गुण थे, उसकी जो सिमिलरिटी थी, वो सेम वही गुण समुद्रगुप्त के अंदर भी थे, तो इस वजह से उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्यभट्ट और बाराहमिहिर, ये दोनों ही, आर्यभट्ट और बाराहमिहिर ये दोनों ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उस जमाने के। किस जमाने के? गुप्त काल के। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। कालिदास और विष्णु शर्मा। कालिदास और विष्णु शर्मा। अब यहाँ पे हमने देखा 2 साहित्यकारों के नाम, कालिदास और विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद उनका जो पुत्र हुआ वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि राजगद्दी पर बैठा, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे जो शक थे उनको हराया
और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त का ही पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, ये जो कि मालवा और गुजरात साइड में, जो कि मालवा और गुजरात का जो क्षेत्र था उसमें शक जो कि 400 सालों से शासन कर रहे थे मालवा और गुजरात क्षेत्रों पर, इनको इन्होंने हराया। और हराने के बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की, मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय जो भी कोई भी बड़ी उपलब्धि होती थी तो उस उपलब्धि को सेलिब्रेट करने के लिए उपाधियां धारण करते थे शासक, और उस उपाधि का नाम था विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना, इसीलिए देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 31 क्वेश्चन पढ़े। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ भी आपको कुछ भी डाउट लगे कमेंट जरूर करिए। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।